हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना अपना भाग कहानी। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। ठीक है, 1929 ईस्वी। अब इसकी थीम क्या है, तो इसमें लेखक ने क्या किया है, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के साथ साथ गरीबों की असंवेदनहीनता तथा उनके दिखावटीपन को उजागर करने का प्रयास किया है। ठीक है, और ये यूं कह सकते हैं कि एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। अमीरों पर उनके दिखावटीपन पर एक प्रकार से व्यंग है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम इसके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, और जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको अंडरलाइन करवाते चलूंगा। शुरू करते हैं कहानी। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम अनुपम नैनीताल। तो यहाँ पर किस शहर का जिक्र है? नैनीताल का। और जहाँ पर ये बैठे हुए थे लेखक, उसके पीछे कौन सा ग्राउंड था? उसके पीछे पोलो का मैदान था। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लाने में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि बच्चे क्या खेल रहे थे? बच्चे हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देश, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, पीछे का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सचकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें से थे, और चित्रणों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी बच्चों की आंखें कैसी थी? लाल लाल। और भारतीय बच्चे की आंखें कैसी थी? पीली पीली। और ये क्या है? पीवाईक्यू है, मतलब एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उनकी आंखों का रंग क्या था। तो भारतीय बच्चों की आंखों का रंग पीला था, और अंग्रेज बच्चों की आंखों का रंग लाल लाल था। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निसंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आग गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता के एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह ताता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था।
सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। अब यहाँ पर ये जो चल रहा है, अभी तक ये जो चला है, ये क्या है? पूरा आसपास का दृश्य, वातावरण, प्राकृतिक सब कुछ लेखक वर्णन कर रहे हैं। और उसके साथ क्या क्या चल रहा है? व्यंग्य भी चलते जा रहा है अंग्रेजों पर, अंग्रेजों की स्त्रियों पर और भारतीयों पर, भारतीय पुरुषों पर, भारतीय स्त्रियों पर। ठीक है। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। कितने बार टन टन हो उठा? 11 बार। मतलब घड़ी की बजने की आवाज आई, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। मतलब टोटल कितने लोग थे? 4 लोग थे। 2 मित्र क्या थे? वकील थे। ये लेखक लोग जो हैं तो 4 लोग थे टोटल। 2 लोग वकील थे जिनका कमरा इनसे पहले था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कम्बल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम इस हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से देख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में से जैसे कोई न अगला है न पिछला, न दायां है न बायां। अब यहाँ पर इन्हें ये लोग दोनों बैठे हुए हैं। 2 मित्र इनके निकल गए हैं। अब 2 मित्र बैठे हुए बेंच पर। वहां पर उन्हें बैठे बैठे एक लड़का आते हुए दिखाई देता है। तो उसका वेशभूषा कैसी है? उसका रूप रंग, नंगे पैर है, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास ही चुंगी की लालटीन लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। अब यहाँ पर जो लड़का आया है उसका वर्णन किया जा रहा है कि उसकी उम्र कितनी थी? 10 बरस की थी, गोरे रंग का था, और उसकी आंखें क्या थी? बड़ी किंतु रूखी थी। ये यहाँ पर मित्र ने आवाज दी, "ए!" उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूखी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। अब यहाँ पर लेखक के मित्र जो हैं और लड़के के बीच में बातचीत हो रही है। लेखक पूछ रहे हैं उससे कि तू कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है, कौन सी नौकरी करता है।
तो बता रहा है कि मैं यहीं पर नौकरी करता था, 1 रुपया मुझे मिलता था और साथ में जूठा खाना मिलता था खाने को। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी। सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है, कहाँ गया? मर गया। मतलब यहाँ पर अब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है वह बच्चा कि मैं 15 कोस दूर मेरा गांव है, मैं वहां से आया था। क्यों आया था? क्योंकि छोटे भाई बहन हैं, पिता जो है तो भूखा रहता है और माता को मारता है। सो ये यहाँ काम की तलाश में आ गया और इसके साथ एक इसका मित्र भी आया था जो कि मर गया है। मर गया? मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल पहुंचे। वकील साहब, वकील वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। अब ये क्वेश्चन ये बनेगा कि जो होटल वाले मित्र थे, इनके वकील मित्र थे, ये क्या ओढ़े हुए थे? तो कश्मीरी 2 साला ओढ़े हुए थे। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए इसे? आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाएं कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, आप भी। जी। बस खूब है, अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, बीच में जो इनके वकील दोस्त रहते थे, तो उनके पास ये बच्चे को लेकर गए हैं कि आपको नौकर चाहिए था तो आप इसे रख लीजिए। तो वो जो मित्र हैं, इनके वकील मित्र, वो कहते हैं कि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते, ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। और फिर वे चले गए सोने। अब उनका कमरा जो था तो 4 रुपए का था, रोज 4 रुपए लगते थे उस कमरे के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। अब ये जो लेखक और जो उनके मित्र हैं, ये दोनों अब ये कुछ पैसे देने की सोच रहे हैं। तो लेखक के पास सॉरी, उनके जो मित्र हैं उनके पास 10-10 के नोट थे, तो उन्होंने इनसे पूछा लेखक से। लेखक ने कहा कि मेरे पास भी नोट ही हैं। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, ऐसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल दीपक जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। अब कौन से होटल का नाम आया है? होटल दीपक। और कितने बजे मिलने को बुलाया है? 10 बजे। लड़के, ये मित्र लोग जो हैं तो पहले पैसे देने की सोच रहे थे लड़के को, पर इनके पास 10 रुपए का नोट था तो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बोला कि कल तुम होटल दीपम में आ जाना 10 बजे। हाँ। कुछ काम देंगे हुजूर? अब ये लड़का पूछ रहा है कि कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम उसके पास कम बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो लाचारी स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक
निश्चित समय पर हमारे होटल डीपअप में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म करके चलने को हुए। उस लड़के की आंख लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये देकर पूछेगा कि ये किस कहानी से लिया गया है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य है। तो यहाँ पर आपकी कहानी कंप्लीट होती है। बेसिकली ये जो है, तो जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग जो लोग होते हैं, उनकी संवेदनहीनता पर लेखक व्यंग्य कर रहे हैं। उनकी संवेदनहीनता पर व्यंग्य है, गरीबों की दशा को उजागर किया गया है। बेसिकली कहा जाए तो ये यथार्थ को प्रकट करती हुई एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करा दिए हैं, अब इसके नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, अपना अपना भाग, इसके लेखक है इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इसका प्रकाशन 1929 में विशाल भारती पत्रिका में हुआ था। ये कौन से संग्रह में संकलित है कहानी? वातायन संग्रह है 1931 में जो कि आया, जिसमें कि 13 कहानियां संकलित हैं। उल्लिखित स्थान कौन कौन से हैं? नैनीताल है, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, और होटल डीपअप का जिक्र है, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। पात्र कौन है? पहाड़ी लड़का है, 10 वर्ष उसकी उम्र है, लेखक है। कथावाचक लेखक का मित्र है। गौण पात्र में 2 वकील मित्र हैं, इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। और यह कहानी मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उनकी भुगता पर व्यंग्य करती है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अपना अपना भाग मानवीय संवेदना के मर जाने की कहानी है। ये कथन इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि किसने कहा है कि अपना अपना भाग कहानी मानवीय संवेदना की मर जाने की कहानी है, तो डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी ये कहानी हो गई, नोट्स भी हो गए। अब हम अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। तो आप इसको जो जो चीज़ें, हाँ एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ये बच्चों की आंखें कैसी थी? भारतीय बच्चों को पीली पीली और लाल लाल अंग्रेज बच्चों की। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कहानी चाहिए। धन्यवाद।